नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने सशक्त विपक्ष की भूमिका के रूप में तो अपने आप को तैयार किया, लेकिन उस विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इससे पहले अशोक गहलोत, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जहां अलायंस इंडिया अलायंस के लिए बनी कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी है, उसमें सदस्य के रूप में दिल्ली की अपनी नई यात्रा को शुरू कर चुके हैं। वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर कहीं न कहीं राजस्थान से उनकी दूरी के क्या संकेत हैं? नेता प्रतिपक्ष की भूमिका किसको दी जाएगी? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा? ये तमाम सवाल हैं जो कैबिनेट का इंतजार कर रहे प्रदेशवासियों के जहन में घूम रहे हैं। कैबिनेट बुधवार को शपथ लेगी, इस तरह की खबरें हैं। पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि आज ये काम आगे बढ़ जाएगा। तो दोनों ही राजनीतिक दल, पहले कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री के नाम के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आएगा, लेकिन धुंधली अभी भी तस्वीर बनी हुई है दिल्ली से जयपुर तक। आखिर क्या वजह है? अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ भीमराज जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मुराद अली हैं बीजेपी से, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र मधुकर जी शेखावाटी से आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुराद अली जी, आपके पास जाऊं उससे पहले भीमराज जाखड़ जी, आज आपकी पार्टी बड़ी सुर्खियों में है, चर्चा में है। सचिन पायलट को आपने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया है। अशोक गहलोत जो है वो इंडिया अलायंस के लिए बनाई गई कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। ऐसे में राजस्थान की जिम्मेदारी अब आप किसको देने वाले हैं? मैडम, वैसे तो मैं आज देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी सभी देशवासी प्रदेशवासी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मौज करें, रोज करें। और रही बात हमारे नेता प्रतिपक्ष की है, तो नेता प्रतिपक्ष की मैडम अभी जो हमारी जो प्रभारी वगैरह या महासचिव जो बना के इनको जिम्मेदारी है, अब नेक्स्ट कदम है मैडम वो हमारे नेता प्रतिपक्ष का है, तो वो जस्ट ही 2-4 दिन के अंदर अपने को देखने को मिल जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 लोग लाइन के अंदर, उनमें किसी एक को जिम्मेवारी ये दी जा सकती है। आपको याद है भीमराज जी, आपने लास्ट कब बोला था कि बस कल परसों में ये सूचना आपको मिल जाएगी? बोला था मैंने, बिल्कुल बोला था। कुछ थोड़ी देरी हो रही है, मैं मुझे मालूम है, मैंने आपके चैनल पे कहा था और आप ही थे, बट वो उसके लिए तो क्या है, वो केंद्रीय मैनेजमेंट है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत देरी हो जाती है। बट अब जल्दी अपने को देखने को मिले, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये केंद्र का मैनेजमेंट कुछ ज्यादा ही ढीला नहीं है? नहीं, कोई ढीला नहीं है मैडम, मैनेजमेंट कोई ढीला नहीं है। मैनेजमेंट बिल्कुल सही चल रहा है और बड़ी स्फूर्ति से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार कुछ मसलों के अंदर हो जाती है देरी, जिसके अंदर ये नेता प्रतिपक्ष वाला है उसके अंदर देरी हो रही है। जी, ये नेता और प्रतिपक्ष पार्टी के प्रेसिडेंट को लेकर भी बातें हो रही है कि प्रेसिडेंट बदल जाएंगे। आपके प्रवक्ताओं ने यहाँ आकर इस मंच पर स्वीकार किया था कि भले ही जो है वो अभी समय हो, अभी जो प्रदेश एक से कार्यकाल, ये डिस्टर्बेंस किसका आ रहा है? आप लोगों में डिस्टर्बेंस से किसी के यहाँ कुछ डिस्टरबेंस है? आप लोगों में से किसी के यहाँ कुछ डिस्टरबेंस है? प्लीज अपना ऑडियो ऑफ रखिए सभी लोग, सिवाय भीमराज जी के। जी भीमराज जी, सवाल दोबारा पूछिए। मेरा सवाल ये था भीमराज जी कि मतलब दिल्ली में और जयपुर में इस तरह की बातें भी थी कि प्रदेश अध्यक्ष पहले बदले जाएंगे अपने कार्यकाल पूरा होने से। बिल्कुल चर्चा थी, दोनों ही विषयों पे बिल्कुल चर्चा थी। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और एक सचेतक, दो तीनों विषयों पे चर्चा होनी थी। तो तीनों विषय अभी भी पेंडिंग में और सरकार के जो सरकार सॉरी केंद्रीय मैनेजमेंट के पास है सूची, और वो जल्दी ही इस चीज पे विचार करके एक फाइनल लिस्ट हमारे को अपने को मीडिया के सामने आपके द्वारा वो सबको सामने आ जाएगी। क्या किसको प्रदेशाध्यक्ष, किसको नेता प्रतिपक्ष और किसको मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी देनी है, तो वो जल्दी सूची आने वाली है, थोड़ा अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजीव तिवारी जी, इंतजार 1 महीने का हो गया है। चुनाव हारे, नतीजे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में गए, इस प्रदेश की जनता ने उन्हें जिस तरह से
विपक्ष में बैठने का एक तरह से आदेश दिया, मत दिया, उसके बाद ये समय आपको लगता है कि मतलब बहुत जिस तरह से भीमराज जी बोल रहे हैं उतनी ही सहजता से लेना चाहिए? अब और कर भी क्या सकते हैं, सहजता से ले लें। अभी तो पहला काम इनको ये था कि जब गहलोत जी को राजस्थान से दूर किया तो सचिन को भी करना था, उनको भी कर दिया। अब इसके बाद हो सकता है ये इंतजार कर रहे हो कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, उनके हिसाब से हम भी जातीय समीकरण बिठाएं लोकसभा चुनाव के लिए। तो मुझे तो लगता है कि 3-4 नाम जो अभी भीमराज जी कह रहे थे, तो उनसे पूछना चाहिए कि वो 3-4 नाम तो बता दो कौन से हैं जो लाइन में है। मेरे ख्याल में वो नहीं बताएंगे उन नामों को। नाम सब नाम सबको रूप से जो है वो खुले विचारों का स्वागत करते हैं, तो देखते हैं कितना खुलकर बोल पाते हैं। लेकिन नहीं पूछिए, बोले क्यों नहीं, बोलने में क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने खुले विचार रखने वाले हैं तिवारी साहब, और इस पे मैं आपको मीना जी कहेंगे उससे पहले ही बोल देता हूँ, मुझे जालिम का तारीफदार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे वो लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं मैं, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने बता रहा हूँ कि 3 नाम लाइन में है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, तो बता दो। अब बता रहा हूँ सर, सुनिए सर प्लीज, आप मेरी सुन तो लीजिए। महेंद्रजीत मालविया, पायलट साहब, हरीश चौधरी और राजेंद्र पारिक, ये प्रमुखता से नाम है। इनमें से किसी का मेरे आई थिंक चयन हो जाना चाहिए। हरीश चौधरी आपने वहां का प्रभारी बना दिया, तो मेरे मन में भी हरीश चौधरी जी का नाम था, क्योंकि और एक कोई ब्राह्मण को बनाएंगे, क्योंकि तो भाजपा ने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है, तो एक ब्राह्मण में से आएगा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे से वो आपका नेता प्रतिपक्ष हो या मुख्य सचेतक हो। तो एक ब्राह्मण, एक जाट, एक ओबीसी, ये 3 आएंगे। और जो भी आए, हरीश चौधरी जी का नाम तो आपने दे दिया है, तो लगभग उनका फाइनल है, क्योंकि उनको वहां से विड्रॉ करने का मतलब ये था। तो उनको वहां से सीनियर भी है राजीव जी, उनका नाम भी बता दिया है। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। तो एक ब्राह्मण राजेंद्र पारिक हो गए, जाट में आपके हरीश चौधरी जी हो गए, अब एक ओबीसी से इनको सचेतक बनाएंगे या अध्यक्ष बनाएंगे या नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तो राजेंद्र पारिक ज्यादा ठीक लगते हैं, पुराने सीजन्ड आदमी हैं। हाँ, वरिष्ठता के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसके हाथ में जाएगी? क्योंकि हरीश चौधरी के ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन अब देखिए आगे वहां पे खड़गे साहब क्या करते हैं। हरीश चौधरी को बनाने से राजीव तिवारी जी एक और सीधा काम होता है कि जाट नाराज नहीं होंगे, बल्कि जो है तो ऐसे में मतलब इतनी कवायद इसीलिए हो रही है। अभी उपराष्ट्रपति वाला जो मामला हुआ, उससे भी वो भी थोड़ा सा पैचअप हो जाएगा, मिमिक्री वाला, और वो वीडियो बनाने वाला जो धनखड़ साहब का था, उसको भी थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए वो वाला भी चीज कांग्रेस चाहेगी कि हम एक प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष किसी जाट नेता को बनाएं। तो यहाँ पर जो जाटों की उससे थोड़ी बहुत नाराजगी हुई है, तो वो थोड़ा सा उसमें स्थिति सामान्य हो, जाटों में ये मैसेज जाए कि नहीं, कांग्रेस जाटों से दूर नहीं हुई है अभी। हाँ, भीमराज जी बोलिए। सर, मिमिक्री वाली मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूँ कि धनखड़ साहब इसके अंदर ओछी राजनीति कर रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति हैं और बड़ा संवैधानिक पद है और बड़ा जिम्मेवारी वाला पद है, उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। जब महिलाएं होती हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, वो किसी की बहन है, किसी की भतीजी है, किसी की घर से भी होंगी किसी। तो सर जी, उस मुद्दे पर हो तो उनको खुल के बयान देना चाहिए कि मैं तो हालांकि जातिवादी में कम विश्वास करता हूँ। आप बोल रहे थे जाट होगा, ब्राह्मण होगा, मैं जातिवादी में विश्वास नहीं था। संगठन में आए वो काम करने वाले, पर उन्होंने जो किया, उनको जाट जब नहीं दिखे, जब हरियाणा से वो जब जाटों को गोलियों से बुंदा, उस दिन कहाँ थे?
जब चौधरी चरण सिंह जाट नेता उनके बेटे को पोते को हथरस के अंदर लाठियों से पीटा था, उस दिन उनको जाट नहीं दिखे। और जाट जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब उन जाटों के बच्चे शहीद हो रहे थे, उस दिन उनको जाट नहीं दिखे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि धनखड़ साहब एक चीज तो बता दें, जो फौज में शहीद होते हैं जाट, उन्होंने कितनों के जाके घरों पे जाके उनको संवेदना प्रकट की हो, ये इस पे तो बोलना चाहिए। वो तो सबके शहीद होते हैं। पर मैडम, ओछी राजनीति करना, जाति विशेष पे राजनीति करना, आई डोंट लाइक दिस, मैं पसंद नहीं करता। और मैं तो उपराष्ट्रपति साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि ये उन्होंने ओछी राजनीति का परिचय दिया है। हमारी पसंद और नापसंद से ज्यादा हमारे समाज की वर्तमान सच्चाई क्या है वो मैटर करती है भीमराज जी। और मुद्दा तो ये है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सांस लेने से पहले भी ये देखा जाता है कि जिसको सांस ले रहा है वो कौन से समाज का है। डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए, नौकरी के लिए चला जाए, तमाम मतलब बहुत ही हम यूं तो हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, लेकिन हम हर बार पीछे जा रहे हैं कि हमारे समाज को हम जहां योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, वहां चाहे सदन में नेता प्रतिपक्ष की बात हो, पार्टी का अध्यक्ष हो। क्योंकि ये भी सच है आज की तारीख में कि गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी जो जिम्मेदारी निभाई है, उन्हें अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं करने दिया जाए? उनके काम में क्या खराबी है, कहाँ कमी है कि अब आपको उन्हें बदलना पड़ेगा? अगर वो चुनाव में हार की जिम्मेदारी की बात की जाए तो डोटासरा के हाथ में क्या कुछ था जो वो जिम्मेदारी लेते हैं? बहरहाल ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढेंगे। मुराद अली जी, कैबिनेट 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 इतनी देर क्यों हो रही है मुराद अली जी? वही जातिवाद के मकड़ जाल में फंसे हैं आप भी? नहीं, जातिवाद का कोई मकड़ जाल नहीं है। एक्चुअल में आपने देखा भी होगा, खास तौर से आप ये बात नोट भी कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का चाहे छोटा फैसला हो चाहे बड़ा फैसला हो, एक बहुत बड़े विचार विमर्श के बाद में सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए, कार्यकर्ताओं के फीडबैक को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं। इसलिए कोई जातिवाद वाला कोई हमारे यहाँ इश्यू मैटर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी वर्गों को साधने का काम करती है, सभी वर्गों को समान रूप से अवसर उपलब्ध करवाती है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी कहा कि भाई मंत्रिमंडल, मैं समझता हूं कि वाकई में मंत्रिमंडल में आपका कहना जायज है कि मंत्रिमंडल में देर हो रही है, लेकिन राजस्थान का एक सुनहरा भविष्य किन मजबूत हाथों से लिखा जाए। एक मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार, किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके सहयोगी मिले जो एक मजबूत इच्छा शक्ति की हो, तो सारी चीजों को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा मंथन कर रही है। मैं समझता हूं कि छोटे कार्यकर्ता की भी राय ली जा रही है, तो बड़े जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी, उनके मार्गदर्शन का भी जो है लाभ मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की ओपो की स्थिति तो कांग्रेस में है। आप देख लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो तो उसमें तो कोई ज्यादा जद्दोजहद होती नहीं है। मंत्रिमंडल में तो पोर्टफोलियो की कई उनकी योग्यताओं के हिसाब से भी पोर्टफोलियो तय किए जाते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष में जिस तरीके से कांग्रेस सियासत कर रही है, उसे आप जातिवाद का नाम दे सकते हैं कि कांग्रेस किस जाति को साधने के लिए क्या कर रही है। ये भी आप देख रहे होंगे। अभी पहले पायलट साहब का चल रहा था, उसके बाद में जिस तरीके से उन्हें प्रमोट किया गया और राजस्थान से जैसे एक फंसी हुई कील निकाली, तो निश्चित तौर पे जातिवाद की राजनीति शुरू से कांग्रेस करती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस उसी जातिवाद की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष हो चाहे पीसीसी का अध्यक्ष हो, ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस के उस पे फिट बैठती है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी जो है बड़े, तो इसलिए ये मैं आपके इन आरोपों को पूरी तरीके से नकारता हूँ कि कोई जातिवाद की कोई बात नहीं। आपने खुद ही सारी कहानी कह दी और उसके बाद आप प्रवक्ता के नाते आरोपों को नकारने की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं, समझ में आता है। भीमराज जी कुछ कह रहे थे आप?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता ने मैंडेट दे दिया इनको और मंत्रिमंडल विस्तार करके काम करना है, तो इसके कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष तो हम बढ़ा लेंगे हमारा, आप तो काम शुरू कीजिए ना, जनता काम दीजिए। जनता काम तो आप रोक रहे हो, आपने जो टेंडर है वो रोक दिए। आज मैं अखबार में पढ़ा कि ये यूनिवर्सिटियां हैं जो जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, इनको आप बंद करने जा रहे हो, तो आप किस ओर ले जा रहे हो? क्या करना, जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ा वाक्य तब देखने को मिला जब अलवर के अंदर एक नाबालिग लड़की से 3 पुलिसकर्मी 2 साल तक रेप खुलासा होता है। आज तक उन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करके जेल के पीछे क्यों नहीं डाला गया? आज 3 दिन हो गए उस बात को। आखिर क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ है आपकी, आप कह रहे हो हम ये करेंगे वो करेंगे, आपने बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण भी किए थे, आप कीजिए ना, उनको कार्रवाई कीजिए। महिला का सामान तो सबका होता है, आप उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करें और जेल के पीछे भेजना चाहिए। वो काम तो कर नहीं रहे हो। मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल बनाइए ना, कौन मना कर रहा है? हमारा प्रतिपक्ष नेता दादा, आप अपना काम तो शुरू कीजिए, जो जनता के काम है वो काम शुरू हो। रही बात है आप टेंडर रोक रहे हो, तो टेंडर मैडम जो हॉस्पिटलिटी के टेंडर हैं, जो एजुकेशन के टेंडर, उनको, और जो किसानों के काम उनको तो मत रोकिए। आपने हॉस्पिटलों के भी काम रोक दिए। आप क्या कर रहे हो? आखिर समझ में नहीं आ रहा। समझ से परे की बात है। आप विकास करें या विकास को रोक रहे हैं? अगले अगले 2-3 दिन में ये तस्वीर भी साफ हो ही जाएगी। कैबिनेट बनने के बाद ये जो टेंडर को लेकर जितनी भी कवायद की गई है, पिछले 2 दिनों में भी हमने इस बात पर बहुत चर्चा की थी कि जो बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं उनको भी कैसे मीट आउट किया जाएगा, ये एक कंसर्न अब ऑफिसर्स के पास और कर्मचारियों के पास है। बहरहाल, श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही है आज, कैबिनेट बीजेपी नहीं बना पा रही, बहुत देर हो रही है, कई सवालों के कटघरे में यहाँ इस वक्त बीजेपी को हम देख रहे हैं, और आज नहीं तो कल ये तस्वीर साफ हो ही जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो बहुत छोटे कंपैरेटिवली जो काम है, यहाँ तो बड़ी लंबी लिस्ट आनी है, यहाँ तो 2-3 लोगों की लिस्ट आनी है। तो कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट को क्या राजस्थान से दूर कर दिया गया है? अब देखिएगा मीना जी, क्योंकि एक प्रदेश का प्रभार दिया, वो भी प्रदेश छोटा है, बड़ा नहीं है, और वहाँ राजस्थानी काफी अच्छी स्थिति में हैं। वहाँ बड़े कारोबारी हैं जो राजस्थानी हैं, और मंत्री भी पहले बने थे तो राजस्थान के थे। और भीमराज जी को तो पता है कि वहाँ उनको डिमोशन करके तो भेजा नहीं है, जहाँ लुट गई लंका उसको बनाने के लिए भेजा है उनको कि भाई आप लोकसभा का चुनाव में कुछ करके दिखाओ, क्योंकि आपने यहाँ 21 से 99 तक कांग्रेस को पहुंचाने का काम किया था। वहां पर भी देखिएगा कि ये रह गए करीब 35 और वो 56 करीब चले गए बीजेपी के। तो इसलिए स्थितियां अलग है, और किसी को नई जिम्मेदारी देकर के अगर भेजने का काम किया, वो तो जाएंगे। अभी देखिए लोकसभा चुनाव तक तो निश्चित रूप से उनको वहां बिजी रहना पड़ेगा ज्यादा। उसके बाद तो कभी महीने में 2 बार, महीने में 1 बार जाकर के आ जाओ, और उसके बाद प्रदेश में अपनी जो कुछ करना है करो, कौन मना करता है आपको। और ऐसे ही देखिए अशोक गहलोत को भी अलायंस के लिए भेजा है, क्योंकि अशोक गहलोत पहले भी अलायंस कर चुके हैं, और अलायंस करने में राजस्थान में उन्होंने अलायंस किया था, वो जीता है। इसलिए अलायंस करने के लिए व्यक्ति, ममता बनर्जी से बात करनी हो, अगर नीतीश कुमार से बात करनी हो, लालू प्रसाद यादव से बात करनी हो, तो फिर उसी कैडर का व्यक्ति चाहिए कि भाई हाँ 4-5 लोग जो हैं जाकर के बात करें। और किस प्रकार से कांग्रेस तो अभी इसी घोषणा पत्र बनाने लग गई, क्योंकि अलायंस होने के बाद घोषणा पत्र कांग्रेस का कैसे बनेगा मुझे नहीं पता। भीमराज जी, आप एक तरफ तो करो कि हम इंडिया गठबंधन में रह करके काम करेंगे, दूसरी ओर अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, कुछ अलग सी बात हो रही है। कुछ देखिएगा कि कांग्रेस क्या एकता के सूत्र में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी मुझे नहीं पता, और क्या मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चुनाव लड़ेगी या खुद का करेगी, कुछ अभी समझ में से परे है। क्योंकि जिस तरह की घोषणाएं करके, हाँ कुछ तो कांग्रेस ने सुधारने का प्रयास किया कि हाँ नए लोगों को नई जिम्मेदारी देकर के हरीश चौधरी को फ्री किया है, हरीश चौधरी को पार्लियामेंट लड़ने के लिए फ्री किया है। या देखिएगा कि है क्या है कि जाट तीन अलग अलग डिवीजन में बटे हुए हैं। शेखावटी का जाट अलग होता है, मारवाड़ का जाट अलग होता है, और पूरी राजस्थान का जाट अलग होता है। सबको सब जगह मान्यता मिले, ये शायद भीमराज जी भी जानते हैं कि किसका जाट कहाँ कितना प्रभावशाली है। इसलिए किसको कहाँ बनाया जाए अभी तक, क्योंकि अब हमने तो 1 लाइन का प्रस्ताव भेज दिया बना करके यहाँ से, हाई कमान को भेजे हुए कितने दिन हो गए होंगे? आप तो 20 दिन तो हो गए, 21 दिन करीब हो गए। वो प्रस्ताव वहां पर है, निर्णय उनको करना है, अभी इनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां किसकी स्थिति क्या ठीक है। क्या महेंद्रजीत मालवीय को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है? क्या आदिवासी को बनाना चाहते हैं प्रतिपक्ष का नेता? या गोविंद सिंह डोटासरा तो प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे नहीं। देखिए ना, तो देखिए जिस तरह से सचिन पायलट प्रतिपक्ष के नेता बनने की इच्छुक थे ही नहीं, ना अशोक गहलोत बनते हैं। ये तो शुरू से परंपरा रही है कि जो
एक छोटी सी कोई में अगर कूदना है तो वो प्रतिपक्ष का नेता काम करे, उसके बाद तो केवल विधानसभा चलती है तो प्रतिपक्ष की नेता की अच्छी प्रभावी भूमिका होती है। बाकी क्या प्रदेश अध्यक्ष फिर भी देखिए, और प्रदेश अध्यक्ष अभी तो क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीतना तो किसी को है नहीं, बहुत कम सीटें जीतेंगे, जितने जीत सकेंगे, 2 जीते, 3 जीते, 4 जीते, जो भी कांग्रेस जीत पाएगी, ज्यादा जीतेगी नहीं। हार का श्रेय कौन लेना चाहेगा प्रदेश अध्यक्ष बन करके? इसलिए अभी प्रदेश अध्यक्ष या तो इनको रख दिया जाए, अशोक गहलोत चाहते हैं कि किसी तरह भी अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को बदला नहीं जाए, और प्रतिपक्ष का नेता अब किसी को भी ला करके बैठा दिया जाएगा कि भाई देखिएगा राजेंद्र पारिक भी उस लायक हैं, महेंद्रजीत मालवीय भी लायक हैं उस तरह। और अगर प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया जाएगा, उपनेता देखिए जो जीत के आए, ब्रजमोहन जीत के क्या वो जीत के आए बूंदी से, उनको उपनेता बना देंगे। किसी ब्राह्मण को कोई ना कोई जिम्मेदारी देकर के काम तो करेगी। अब कैबिनेट बनने में दिक्कत क्या आ रही है, मुराद अली जी को पता है कि ये करे विचार विमर्श हो रहा है। कहाँ विचार विमर्श हो रहा है, आपको तो पता है कहाँ हो रहा है और किस स्थिति में। अभी आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय लोगों की बैठ करके बातचीत हुई है। अब राजस्थान का नंबर तो मध्य प्रदेश के बाद आता है, मध्य प्रदेश में आज हो गया, अब हमारे 2 दिन बाद हो जाएगा। और लेकिन जो अब ये भी बात सही है कि पहली बार जीत करके आने वाले विधायक को मेरे को लगता है कि मंत्री नहीं बनाया जाएगा। एक से अधिक बार जो जीत के आया है उसको मंत्री बनाए जाने की बात आएगी, तो फिर संख्या की दृष्टि से हमारे पास फिर जो कह रहे हैं हमको बनाओ, फिर वो नहीं कहेंगे कि एक नीतिगत निर्णय हो गया भाई एक बार से अधिक बार जीतने वाले कोई विधायक मंत्री बनाया जाएगा। तो है नाम तो देखिए बहुत सारे आएंगे सामने। ये भी बात सही कि 3 जाट को बनाओ। सचिन पायलट को आपके हिसाब से जो है वो कमजोर नहीं किया गया है, बल्कि उन पर भरोसा ज्यादा जताया गया है। लेकिन राजस्थान में उनकी स्थिति क्या होगी? राजस्थान को लेकर जो उनके सपने हैं, राजस्थान की जनता ने उनके साथ जो जुड़ाव महसूस किया है, कहते हैं युवा उनके लिए थोड़ा एक अलग तरह का भाव रखते हैं। लेकिन अब 5 साल का समय है, इसलिए बीच के समय में उन्हें दूसरे प्रदेशों में भी काम करना है। लेकिन राजस्थान में उनका क्या स्थान रहना है, ये एक सवाल है। राजेंद्र मधुकर जी शेखावाटी से आते हैं क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जाट भी हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात भी हो रही है, तो वहां पर किस तरह की चर्चाएं हैं? बिल्कुल ये तय है कि शेखावाटी जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जाट अधिकांशतः कांग्रेस को वोट कास्टिंग करते हैं। वो उम्मीद भी करते हैं कि उन्हें एक बड़ा पद तो उनके पास होना ही चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष आप गोविंद सिंह डोटासरा की जगह अगर हरीश चौधरी को लाते हैं तो भी उनके लिए ठीक है। लेकिन जिस तरह से राजेंद्र पारिक, चूंकि जहां मैं बैठा हूं यहाँ ये विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र पारिक का ही है और वो 6 बार यहां से जीत गए हैं, तो हो सकता है कांग्रेस इस बार बीजेपी से अनुकरण लें, उनसे सीखें कि मूल ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे को लाना होगा। तो नेता प्रतिपक्ष अगर राजेंद्र पारिक को बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक जाट को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ये अपेक्षा यहां की जाती है। तभी जाकर के कांग्रेस जो है वो और ज्यादा सॉलिड हो सकती है, वरना अगर प्रदेश अध्यक्ष हटाते हैं तो यहां से कांग्रेस के वोट कुछ खिसक सकते हैं, ऐसी संभावनाएं। जी, तो कांग्रेस का शेखावाटी से वोट बैंक बना रहे, ये चैलेंज है। मारवाड़ से कैसे लोगों को साथ लिया जाए, ये भी चैलेंज है। दूसरी तमाम जातियों को, सवर्णों को कैसे साधा जाए, ये भी बड़ी चुनौती, बड़ी दीवार बीजेपी ने खड़ी कर दी है। राजीव तिवारी जी, पशुपेश में बहुत ज्यादा है कांग्रेस पार्टी, और सवाल ये भी है कि इस पशुपेश के बीच सचिन पायलट का राजस्थान में भविष्य क्या होगा? देखिए, सचिन पायलट तो वापस आ जाएंगे इस लोकसभा चुनाव के बाद, और वो यहाँ पर वापस से सक्रिय राजनीति करेंगे और अपना बेस और आधार को मजबूत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो एक चिंता की बात वो ये है कि अगर इंडिया गठबंधन जो है वो इस लोकसभा चुनाव में अगर फेल होता है तो फिर अशोक गहलोत जी की जो राजनीति है उस पर कहीं विराम लगने की संभावना बन जाती है। तो सचिन पायलट को इतना छत्तीसगढ़ जाने से नुकसान नहीं है जितना कि चुनौती अशोक गहलोत के सामने है कि अगर इंडिया गठबंधन की जो समन्वय समिति कांग्रेस की बनी है, इंडिया गठबंधन के साथ अपने सारे जो आगे की रणनीति तैयार करने के लिए, अगर वो कहीं उसमें इंडिया गठबंधन विफल होता है या कांग्रेस
का वहां पे कहीं गठबंधन बनाने में कोई दिक्कतें आती हैं, जैसे अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि वो अपना नया घोषणा पत्र नया अपने अलग से बनाने की बातें चल रही हैं, तो अगर कुछ इस तरीके के बीच में खटास आती है तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब वो उम्रदराज भी हो गए, 72-3 ईयर्स की उनकी एज है, तो और उसके बाद 5 साल 77-78 साल के हो जाएंगे वो फिर उनके लिए ज्यादा परेशानी की बात है। सचिन को कोई खतरा नहीं है अभी। सचिन अगर वहां जाते हैं, उन्होंने 4 सीटें भी जीत ली, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा क्रेडिट उनके साथ जुड़ जाएगा और वो वापस उसी मजबूती के साथ वापस राजस्थान आ जाएंगे। फिर वो आला कमान के साथ भी मोल भाव करने की स्थिति में होंगे कि देखिए मैंने वहां पे भी राजस्थान में भी 21 से 99 पे लाया था, लेकिन मुझे तरजीह नहीं दी गई। आज मैं छत्तीसगढ़ में भी पार्टी को किसी एक पोजीशन पे लेके आया हूं, तो उसके बाद फिर ये होगा कि उनको हो सकता है कांग्रेस वापस राजस्थान में ले आए, और लाना भी चाहिए अगर वहां पे वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, नहीं रहती है, पूरे देश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, वो बहुत सारे आकलन करने की चीजें हैं, वो सब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। अभी अब उस पे आकलन ही किया जा सकता है, संभावना ही जताई जा सकती है, निश्चित तौर पर कोई बात नहीं कही। क्योंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, तमाम जो ये जिम्मेदारी वाले काम हैं, ये किसके हाथों में जाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ में उनकी तैनाती से उनके इन तीनों पदों पर आने की संभावना अभी नहीं है, अभी नहीं है उनकी संभावनाएं आने की। एक बार वो वहां छत्तीसगढ़ के जब नियुक्ति हो गई है, तो वो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तक तो अब उनको वहां का प्रभार संभालना ही पड़ेगा, और 2 पद पर रहने की बात वैसे भी अब उतनी वो नहीं कही जा सकती व्यावहारिक, क्योंकि जो उदयपुर का जो इनका संकल्प था उसमें भी ये बात थी कि एक नेता 2 पद पर नहीं रहेगा। तो अभी अगर वो वहां के प्रभारी हैं तो राजस्थान से भी उनका लोकसभा चुनाव तक तो दूरी बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव तक कम से कम। जी बोलिए राजीव जी। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव तक कम से कम वहां उनकी राजस्थान में जो सक्रियता है वो उतनी नहीं रहेगी, और अभी 3-4 महीने इतनी सक्रियता की जरूरत भी नहीं है। नई पार्टी, नई टीम यहाँ पे तैयार हो, यहाँ नई पार्टी तैयार हो और वो नए तरीके से चुनाव लड़े, और उन लोगों के नेतृत्व, गहलोत साहब का, सचिन पायलट जी का, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब का, सबका उनका यहाँ पर तो रहेगा ही। तो वो सब मिलकर इस नई जो एक पूरी टीम बनेगी, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष नया बन जाएगा, नेता प्रतिपक्ष नया बन जाएगा, मुख्य सचेतक नया बन जाएगा, उपनेता प्रतिपक्ष नया बन जाएगा, तो वो सारे लोग जो हैं वो मिलकर फिर काम करें, और राजस्थान में और नए लोग आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ की जनता है, वो भी इस बात को मानेगी कि हाँ, कांग्रेस में बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा परिवर्तन तो हुआ, नए लोग तो आए, तो हो सकता है उनको उसका समर्थन मिले साथ में। और ये जो नए नाम हैं सारे के सारे, इनमें एक प्रयास अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जरूर होगा कि अपने अपने लोगों को अकोमोडेट करें। लेकिन इस वक्त जैसी तस्वीर दिख रही है, राजीव जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, उसके बाद भीमराज जी के पास आऊंगी कि इस बार अशोक जी के लोग या सचिन के लोग, इससे कांग्रेस पार्टी बाहर निकलना चाहती है बीजेपी से सीख लेते हुए। बिल्कुल निकलना चाहती है, और आप देखना कि जो नाम आएंगे उसमें भी हम बाद में भले ही आकलन करते रहे कि ये अशोक जी का आदमी है, ये सचिन पायलट का आदमी है, लेकिन जो कांग्रेस का जो आला कमान है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, उसके मन में यही है कि हम एक नई पूरी टीम यहाँ तैयार करें, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद अभी सारे 2 साल बाद यहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे सबके, तो सारी चीजों में वो ध्यान में रखते हुए ही वो नई एक टीम बनाने का पूरा प्रयास है, और इसीलिए इन दोनों को यहाँ से दूर किया गया। तो पहले इन दोनों को बाहर किया गया है, राजस्थान से दूर किया गया है, उसके बाद टीम का ऐलान होगा। तो भीमराज जाखड़ जी, रणनीति तो समझ में आती है पार्टी की, पार्टी के लिए अच्छी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी है, नेताओं के लिए अच्छी है, प्रतिभावान लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन भीमराज जाखड़ जी, जो नाम आपने बताए 3-4, बड़ी अच्छे से आपने उनका जिक्र किया, उन पर ये
अशोक जी और सचिन जी दोनों में से किसके करीब है, किससे दूर है, बैलेंस्ड है, ये भी कैलकुलेशन खूब हो रही होगी। नहीं मैडम, ये सिर्फ सीनियर लीडरशिप के संपर्क में है। जो हमारी CWC है वहाँ बैठ के फाइनल होता है, और इसमें गहलोत और पायलट गुट की कहीं कोई चर्चा नहीं है। और ये सिर्फ संगठन के आदमी है और संगठन के लिए काम करेंगे, और ऐसी भी बातों को हम ध्यान में रखते हुए इनका नाम आगे बढ़ाएंगे ताकि संगठन मजबूत हो और आगे काम करता रहे, और आगे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखे हुए इनकी नियुक्ति की जाएगी। जी, लेकिन एक बात जो राजीव तिवारी जी ने कही थी, भीमराव जाखड़ जी, आप भी देखेंगे इतिहास में एक बार नजर दौड़ा कि कुछ सालों पर अगर हम नजर डालें, कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस है कहीं भी किसी राज्य में या केंद्र में बहुत लंबे नहीं चल पाए। कांग्रेस ने किसी को समर्थन दिया हो या कांग्रेस ने किसी से समर्थन लिया हो, समर्थन लिया है तब तो फिर भी थोड़ा बहुत, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी गठबंधन की राजनीति को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है, सिर्फ मजबूरी में अडॉप्ट किया है। ऐसा नहीं मैडम, राजनीति के अंदर जो समर्थन होता है वो काल, समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। अपने को कब समर्थन लेना है, कब अपने को समर्थन देना है, ये समय और परिस्थिति बताती है। वहाँ की जो लोकल राजनीति होती है उसके हिसाब से, और सेंटर में समर्थन लिया जाता है। क्यों यूपीए सरकार हमारी आपको पता हो 10 साल चली, क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल चली थी, उसके अंदर तो दूसरे संगठनों का हमारे को समर्थन था ही ना। ऐसा कुछ नहीं है, समय परिस्थिति के हिसाब से होता रहता है और आगे राजनीति चलती रहती है। नहीं, आपने खुद ही मेरी बात का समर्थन कर दिया ना। यूपीए में तो समर्थन आपने लिया था, दिया तभी नहीं था। कारण जहां जहां जो आपको भी देना पड़ता है तो वहां जो आपने बिल्कुल सही कहा, समय काल परिस्थिति, जब जरूरत हुई साथ दिया, जब जरूरत हुई वापस ले लिया। वो चलता रहता है। इसके एकदम उलट बीजेपी ने लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला 2014 में, लेकिन अपने अलायंस छोड़े नहीं। उसके बाद जब आगे बढ़े 2019 में भी, तब भी अलायंस बनाए रखे। कुछ लोग गए, कुछ लोग आए, वो एक अलग बात है। अलायंस बदले भी, वो भी एक हकीकत है। जो आपने कहा समय काल परिस्थिति, लेकिन उसके बाद भी आज भी लोकसभा में और देश में बीजेपी तुलनात्मक रूप से अपने सहयोगी दलों को साथ लेने में कामयाब ज्यादा नजर आती है आपको, श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए, अभी तो सबसे बड़े दल के रूप में आना है इनको जीत करके, और ये चाहते हैं कि हमारे को 400 सीटें पर एक कैंडिडेट खड़ा हो जाए किसी भी तरीके से समझौता होकर के। बाकी जगह तो मेरे को लगता नहीं सीटों के बंटवारे में किस तरह की स्थिति बनेगी। अभी तो यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि कौन कौन से प्रदेश में कांग्रेस को ठीक ठाक स्थिति मिलेगी। अब आप सचिन पायलट की बार बार बात कर रहे थे, 2 लोग और भी को भी जिम्मेदारी दी है, आप उनकी बात ही नहीं कर रहे। भंवर जितेंद्र को तो 2 प्रदेश मिले हैं, आसाम और मध्य प्रदेश मिला है, और देखिएगा मोहन प्रकाश है, उनको बिहार मिला है। अब उनकी तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो, केवल अशोक गहलोत और केवल सचिन पायलट के बीच में चर्चा हो रही है। ये 2 व्यक्ति और भी है जिनको राज्य के बड़े राज्य मिले हैं, और देखिए पहले भी मिलते रहे। तो इसलिए कहना कि भाई राजस्थान छोड़ के कोई नहीं जा रहा आप, क्योंकि आपका अस्तित्व बताए रखने के लिए, क्योंकि हमको तो रंधावा वापिस मिल गए। अब रंधावा ने जो स्थितियां की उसके बाद भी हमको रंधावा मिले, और यहाँ के देवेंद्र सिंह थे सह प्रभारी, उनको उनके प्रदेश का प्रभारी बनाया। हरीश चौधरी को हटा करके क्या जिम्मेदारी देना चाहते मुझे भी पता नहीं पड़ रहा। कि भीमराज जी बार बार कह रहे थे कि शेखावटी का व्यक्ति या तो प्रतिपक्ष का नेता रहेगा या निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष रहेगा, दोनों में से एक हिस्सा तो आएगा शेखावटी के हिस्से में, ये तो मान के चलिएगा। अब देखिएगा जो बार बार पश्चिमी राजस्थान की बात आ रही है, पश्चिमी राजस्थान में हरीश चौधरी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाना तो वैसे तो ठीक है कि वो बोलते भी ठीक है, सारी चीजें भी देखा भी है आपने, और लोकसभा भी देख के आ चुके हैं, और राजस्थान भी उन्होंने देखा है, तो उनको दिया जाने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो क्या पूरी पार्टी को लेकर के साथ चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है उनके ऊपर। क्या वो किस तरह से क्या स्थिति होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ नाम प्रमुखता से लिया जाए। महेंद्रजीत मालवीय का ज्यादा कह रहा है कि आदिवासी, क्योंकि वो CWC के सदस्य भी है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष का नेता उनको भी बनाया जा सकता है, जिससे कि आदिवासियों का वोट उनको मिल सके, जिस तरह से बातचीत हो रही है। और गोविंद सिंह डोटासरा की जगह और किसी को बनाया जाए नहीं बनाया जाए, अभी देखिएगा। और वो तो देखिए, वो तो अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा तो पार्लियामेंट का अपने बड़े पुत्र को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भीमराव जाखड़ जी को पता होगा कि वो किस तरह से कर रहे हैं कि मेरे बेटे को भी टिकट मिल जाए, और मुख्यमंत्री जी भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जोधपुर से
बेटा मेरा चुनाव लड़के जीत करके चला जाए। पहले तो ये हो रहा था कि जितने सब बड़े हैं इनको सबको चुनाव लड़ाओ, तो इनको वापस से चुनाव लड़ाए जाने की बात होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की स्थितियां बड़ी अलग तरह की बनी हुई है। अभी भी बैठ करके बातचीत जो होनी चाहिए वो सिलसिला शुरू नहीं हो पा रहा है। बैठी के देखिए, हार के कारणों की जब बैठक हो रही थी, सचिन पायलट वहां नहीं मौजूद थे। क्यों नहीं मौजूद थे मुझे नहीं पता। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला चल रहा है, बीजेपी में भी चल रहा है। बीजेपी ने तो स्पेसिफिक चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया है, और कांग्रेस ने भी चिट्ठियां लिखना शुरू नहीं होगा, बाद में करेंगे। तो ये तो है कि हमको किसने हराया और किन कारणों से हारे, ये तो पूरी राजस्थान बताता है कि सचिन पायलट के लोग नहीं, पूर्वी राजस्थान में गुजरों ने साथ दिया इस बार, तो गुजरों की झोली भर गई बीजेपी की। तो झोली भरने के बाद वहां झोली बीजेपी भर के देगी नहीं देगी, क्योंकि अभी तो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और 115 जीतने का मतलब है कि आप 25 की 25 सीटें जीत नहीं पाएंगे बीजेपी। ये तो सीधे तौर पर आती है बात। अब बीजेपी 25 सीटें जीतने का कहां से जुगाड़ करेगी मुझे नहीं पता, किस तरह की स्थितियां करेगी, क्योंकि आपको मंत्रिमंडल बनाने में दिक्कत भी इसलिए आ रही है, और मंत्रिमंडल बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनेगा। जैसे आज प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी है कि छोटा मंत्रिमंडल बनेगा, जिससे कहा जाएगा कि भाई लोकसभा का चुनाव जीत के आओ तो फिर हम तुमको मंत्री वापस बनाएंगे। तो ये निश्चित रूप से प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, दोनों तरह की चल रही है। जिस तरह की स्थितियां हैं कि कांग्रेस ने इतनी हार तो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और वो 21 की, और जो ये कहते थे, अभी मैं मुराद जी कह रहे थे कई बार कि वो 21 में आएंगे, फॉर्चूनर में आने की बात मुराद जी आप कर रहे थे। अब तो ये बस में भी नहीं आ सकते, बस भी 2 चाहिएगी। तो इसलिए देखिए मुराद जी जो आप पे बातें कहते थे ना, वो सबको पता है, इसलिए बातें नहीं बोलनी चाहिए। आदमी की परिस्थितियां क्या कहाँ चला जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी रिपीट करेंगे, उनको ये पता ही नहीं था, रिपीट करने की स्थिति बना ही नहीं रहे हो। केवल डब्बा बंद कंपनियां आपको बता रही है कि रिपीट करोगे, उसकी बात भी नहीं मान रहे कि 50 को काटो, टिकट नहीं काट पाए। तो ये सब परिस्थितियां निश्चित तौर पर व्यक्तित्व जो अब देखिए, अब भजन लाल जी बन गए मुख्यमंत्री, अब देखिएगा वो कहते हैं आम कार्यकर्ता बन गया। अभी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जो सक्षम है। सक्षम तो जब पद दोगे तो अपने आप सक्षम बन जाएगा मुराद अली जी। जब पद ही नहीं दे रहे उसके पहले सक्षम बनने की बात कर रहे हो, तो इसलिए पद से व्यक्ति अपने आप बनता है, और उसके काबिल बनने के लिए उसका व्यवहार उस तरह का हो जाता है, तो एक अच्छा आता है। आने वाले समय में कोई ये तो है नहीं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे या सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेगा, या इनके वसुंधरा जी जो कहती थी मैं ही बनूंगी और तो कोई बन नहीं सकता। बन के नया बन करके अगर पार्टी निर्णय करती है, एक नए व्यक्ति को खड़ा करती है, तो आगे ये पार्टी का तीनों लोग जो हैं, ये तीनों लोग, श्याम सुंदर शर्मा जी, ये तीनों लोग इस वक्त राजस्थान की राजनीति से दूर कर दिए गए हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे। मुराद अली जी, सवाल ये है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के, खास करके सचिन पायलट की जाने से, क्योंकि अशोक गहलोत का जाना तो तय था कि इस वक्त, क्योंकि पूरा चुनाव उनकी लीडरशिप में हुआ, इसका श्रेय भी उन्हीं को जाता। बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही थी, मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिर्फ वही बनेंगे, लेकिन अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा। जब इस तरह की चर्चाएं हुई थी तब ये बात आई थी कि तब वो दिल्ली का रास्ता देख लेंगे। दिल्ली का रास्ता उन्होंने देख लिया, लेकिन इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर होगा, जैसा कि राजीव तिवारी जी ने कहा, एक तरफ उनकी उम्र है, दूसरी तरफ उनको कांग्रेस पार्टी से जो कुछ मिला, राजस्थान की जनता ने जो कुछ दिया, उसके बाद तृप्ति जैसा भी एक भाव होता है कि भाई बहुत हो गया, नई पीढ़ी को कमान दे। मुराद अली जी, सवाल ये है कि सचिन पायलट के राजस्थान से दूर होने से आप प्रदेश में बीजेपी का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूं कि कांग्रेस जो है वो कमोबेश एक टूटती हुई दीवार जो है वो सामने आ रही है। और आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से एक टाइटैनिक जहाज पे से लोग उतर उतर के भाग रहे थे, उसी तरीके से कांग्रेस में एक दौर आया कि यहाँ के सारे नेता जो है वो इधर उधर शिफ्ट होना शुरू हो गए। और एक बात बहुत बढ़िया कही थी आपने थोड़ी देर पहले, भीमराज जी से पूछी थी कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाती, उसके पीछे कांग्रेस का घमंड है। और यही वजह है कि इस इंडी अलायंस को जो है बार बार जो है घमंडिया गठबंधन कहा जाता है। उसका कारण ये है कि परिवारवाद के पोषक लोग इसमें शामिल हैं, और खास तौर से कांग्रेस का जो एक राजाशाही जो तरीका है, वो इस गठबंधन को, न तो पहले के गठबंधन जो थे, आपने भी कहा कि यूपीए चला, भीमराज जी कह रहे थे हमारा यूपीए चला। अरे यूपीए में आपने देखा होगा न्यूक्लियर डील के मामले में किस तरीके से लेफ्ट आपसे दूर हुआ, कम्युनिस्ट आपको छोड़ के भग गए। ये आप कैसे भूल जाते हो इस बात को?
और कांग्रेस ने अलायंस किया यूपी में, अखिलेश यादव के साथ अलायंस किया, उस अलायंस का हाल देख लें। मायावती जी के साथ में अलायंस किया था, उसका हाल देख लें। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के आज कांग्रेस की कमोबेश जो स्थिति है, क्षेत्रीय दलों के प्रति कांग्रेस का कभी जो है उदार दिल नहीं रहा। क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस ने कभी गले से लगाने की सोची नहीं। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से आपने भी कहा, भी 2014 के प्रचंड बहुमत के बाद भी एनडीए ने अपने दलों को, अपने घटकों को बना के रखा। उसका कारण ये था, कमोबेश हो सकता है अकाली दल वगैरह का आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिल बड़ा करके काम किया राजनीति में। कांग्रेस का दिल इस मामले में छोटा है मीना जी, और कांग्रेस की जो स्थिति है, इंडी गठबंधन का असर बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि इनके खुद के हित इतने आपस में टकरा रहे हैं। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का जो आप उदाहरण दे रहे थे, देखिए श्याम सुंदर जी भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को इस बार गुर्जर समाज ने खूब दिल खोल के वोट दिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये बात सच है। अब क्यों दिए, इसके पीछे आप सब राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं। जिस तरीके से गुर्जर समाज के नेता का अपमान किया और बार बार प्रताड़ित किया, लज्जित किया, ये राजस्थान की जनता ने देखा और उसका सूद सहित वसूल कर लिया। अब सवाल ये है कि सचिन पायलट जी का नई जिम्मेदारी देने से या अशोक गहलोत जी को कोई नई जिम्मेदारी देने से, नहीं देने से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे मीना जी कोई फर्क नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं के दम पे हम नेता बनाते हैं, नेताओं के दम पे हमारे यहाँ पार्टी बनी नहीं है। हमारे यहाँ बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मजबूत करता है, वो नेताओं की तकदीरें लिखता है। और कांग्रेस में इसका उल्टा होता है। कांग्रेस में यहाँ जो है ऊपर के नेता कुछ और कहते हैं, तब जाके वो जो है कार्यकर्ताओं में कोई संचार पैदा होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता स्फूर्तिवान होता है, 24 आवर्स काम करता है और लगा रहता है। अभी नतीजा है 3 तारीख को राजस्थान में, राजस्थान का कार्यकर्ता चालू हो गया विधान लोकसभा चुनाव की तैयारी में। ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है, इसलिए बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जी मीना जी, लेकिन आपने खुद ने माना कि सचिन पायलट के समर्थक जो उनके समाज विशेष के लोग हैं, उन्होंने आपको भरपूर वोट दिया है। अब सचिन पायलट जब यहाँ नहीं है, वो छत्तीसगढ़ चले गए हैं, तब भी उनके समाज के लोग आपके साथ रहने वाले हैं या फिर लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम अलग तरह का दिखेगा? देखिए मीना जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, राजस्थान का आदमी जो है, राजस्थान का मतदाता, ये वीरों की धरती है राजस्थान। यहाँ आदमी को आप सम्मान दे दे और चाहे कुछ भी ना दे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप किसी को जलील करेंगे, किसी को अपमानित करेंगे, तो राजस्थान का वीर पुरुष जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। और यही जो है, ये खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगताया इस कांग्रेस को। लेकिन मैंने जो आपको भी कहा कि गुर्जर समाज ने हम पे असीम प्रेम बरसाया, इसका ये मतलब नहीं कि केवल गुर्जर समाज ने बरसाया। 36 जातियों ने, सभी वर्गों ने, सभी धर्मों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। इसी का नतीजा ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राजस्थान जी, आज अगर सचिन पायलट जी राजस्थान से बाहर चले भी जाते हैं या राजस्थान में भी रहते हैं, तो मैं आपको फिर एक चीज कहता हूं कि जो समाज, जो वर्ग, जो तबका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है, वो एक विचारधारा से जुड़ता है। वो क्षणिक नहीं होता है कि वो कई बार बैठ जाए, कई बार बदल जाए। इसलिए कतई ये उम्मीद नहीं है कि सचिन पायलट जी चाहे कोई फरमान जारी कर दे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। जी, राजेंद्र मधुकर जी, इस चुनाव में सचिन पायलट के लिए एक सिंपैथी सब लोगों को थी कि भाई पिछले 10 साल, अब 10 साल हो गए हैं राजस्थान में सचिन पायलट को आए हुए। राजस्थान में 10 साल पहले वो आए थे और आए थे प्रदेश अध्यक्ष बनके, और उन्होंने चुनाव भी कांग्रेस पार्टी को जिताया, वसुंधरा राजे की सरकार को परास्त भी किया। उसके बाद 5 सालों में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। सचिन पायलट कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के इस चुनाव हारने में एक कारण बने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये सब जानते हैं। उस कारण के अलग अलग नैरेटिव जो है वो हम सब लोग अपने अपने तरीके से, हम सब का मतलब राजनीतिक विश्लेषक, जनता, कांग्रेस और बीजेपी, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं कि सचिन पायलट को अहमियत नहीं दी गई, इसलिए उनका समाज कांग्रेस पार्टी से नाराज हुआ, या सचिन पायलट को
अशोक गहलोत से जो भी उनकी ग्रीवेंसेस थी वो दूर करनी थी, तो उनके संकेत थे। जो भी हो, अब ये इतिहास बन गया है। भविष्य भविष्य क्या है? शेखावाटी में क्या कोई आप असर देखते हैं कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही अगर यहाँ नहीं रहते हैं, तो जो शेखावाटी के लोग, कोर वोटर शेखावाटी का जो है वो कांग्रेस पार्टी का, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा लोकसभा चुनाव में? ये सच है कि शेखावाटी में ये धारणा है कि अशोक गहलोत जाट विरोधी है और अशोक गहलोत के जाने से यहां पर एक वर्ग है वो प्रसन्न है कि कभी भी जैसे 1998 की बात करें तो जब वो परशुराम मदेरणा बनना चाहते थे, अशोक गहलोत बन गए, तो तब से माना जा रहा था कि अशोक गहलोत जो है जाट कोई कद्दावर नेता बनता है तो उनके मार्ग में जो है रोड़ा अटकाते हैं या उनका मार्ग अवरुद्ध करते हैं, ऐसी यहां धारणा है। अशोक गहलोत जाने के बाद मुझे लगता है कि जाट और ज्यादा कांग्रेस के करीब आ जाएंगे। और रही बात सचिन पायलट के प्रति एक सिंपैथी तो है, लेकिन अब मुझे लगता है दोनों का जो अहम था, अशोक गहलोत चाह रहे थे कि संकट के समय जब सरकार संकट में थी तो लोग मेरे साथ खड़े थे, पुराने चेहरों को फिर से चुनावी समर में उतारा, परिणाम आपके सामने है। और वहीं जो है सचिन पायलट को उस तरह का तरजीह नहीं दी गई, तो निश्चित रूप से जो गुर्जर समाज है उन्होंने इसलिए वोट कास्टिंग नहीं किया क्योंकि वोट हम दे देंगे कांग्रेस को लेकिन मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत बनेंगे। तो मुझे लगता है गुर्जर संतुष्ट है इस बात से कि अशोक गहलोत चले गए हैं और जाट इसलिए संतुष्ट हैं कि अशोक गहलोत चले गए हैं। देखिए दोनों चीजें यहां कहीं ना कहीं तय है, लेकिन अब एक शेखावाटी में ये जरूर किसी बड़े चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। आप गोविंद सिंह डोटासरा या फिर किसी अन्य व्यक्ति को लाना पड़ेगा ताकि जाट जो है कांग्रेस से जुड़े रहें। तो मुझे लगता है इन दोनों के जाने से कांग्रेस पर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। जी कांग्रेस पर दोनों के ही जाने से शेखावाटी इलाके में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात जो राजेंद्र मधुकर जी ने कही थी अभी राजीव तिवारी जी, अशोक गहलोत राजस्थान के बड़े जननायक के रूप में उभरे, अपनी पहचान बनाई, बड़ी संख्या में यहाँ पर 15 साल यहाँ पर राज किया। लेकिन अशोक गहलोत को लेकर कोई बहुत बड़ी, जिस तरह की राजेंद्र मधुकर जी ने शेखावाटी को लेकर बात कही, मारवाड़ में भी आप बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के रिएक्शन सुनेंगे, मेवाड़ में भी सुनेंगे। तो ये क्या वजह मानते हैं आप कि जैसे भैरव सिंह शेखावत की हम बात करें या वसुंधरा राजे की हम बात करें, तो इन नेताओं को उस तरह से नहीं लिया जाता जैसे कि अशोक गहलोत के प्रति नाराजगी लोगों की ज्यादा दिखती है, सुनाई देती है, समझ में आती है। देखिए उसके पीछे कारण ये है सबसे बड़ा कि गहलोत साहब जैसे जैसे परिपक्व होते गए वैसे वैसे उनके अंदर एक ये भावना घर कर गई कि कांग्रेस है तो मैं हूं तो कांग्रेस है। और इसी की वजह से आप देखिए कि अभी जो सरकार परिपाटी बदलने की बात थी या सरकार रिपीट होने की बात थी, तो भी वो ये नहीं कह रहे थे कि नेता जो है, मुख्यमंत्री जो है वो विधायक चुनेंगे या केंद्रीय नेतृत्व चुनेगा। वो यही कहते हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, मैं तो छोड़ना चाहता हूं और अब भी मुझे नहीं छोड़ेगी, मतलब संकेत यही थे। तो अभी जो ये राजेंद्र जी कह रहे थे कि लोगों के मन में ये बात थी, तो वो कहीं ना कहीं जब आप पब्लिक से ऊपर उठकर या आप पार्टी से ऊपर उठकर सोचने लग जाते हो तो वहीं से पतन शुरू हो जाता है। अगर ये 2 साल पहले 1.5 साल पहले सचिन पायलट को मना लेते, उनको कुछ ना कुछ अच्छा पद देते या उनकी अहमियत बढ़ाते, अपने साथ रैलियों में जाते, उनके साथ ये रैलियों में जाते, तो निश्चित रूप से परिणाम आज कुछ और होते। लेकिन एक सिर्फ यही अहम कि मैं हूं, सब संभाल लूंगा। तो एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी मैं हूं ना, तो तो वो एक भाव जब आदमी में आ जाता है तो वो अपने
संगठन से, शाहरुख अपने खान की फिल्म तो 3 निकट घंटे की संबंधियों होती से, है। अपने सब चीजों से, सारे यार दोस्तों से, सबसे वो आदमी दूर होने लगता है या वो लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा बिल्कुल, कारण है बिल्कुल। जो गहलोत हाँ। साहब को के अंदर जो ये भावना आ गई थी, उसके बाद उनसे, उनके समर्थकों को, उनके संगी साथियों को, सबको दूर ले गया। भीमराव जाखड़ जी, पार्टी के भीतर भी अशोक गहलोत की इस प्रवृत्ति की, इस नेचर की, इस राजनीतिक पारी की चर्चा इस तरह से होती है ईमानदारी से? आप जैसे कुछ ईमानदार लोग जब बैठते हैं तब। देखिए मैडम, जो मैं आपको संगठन तक बात बताता हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं होती। गहलोत साहब हमारे सीनियर लीडर हैं और पायलट साहब हमारे युवा नेता हैं। रही बात चुनाव की, चुनाव में कुछ कमियां रही जिसकी वजह से हम पीछे रह गए कुछ सीटों के मार्जिन से, बट ऐसा कुछ नहीं है। बात को बदलिए मत भीमराव जी। मेरा सवाल ये है कि राजस्थान की राजनीति में जब भी यहाँ के मुख्यमंत्रियों की चर्चा होगी, जब भी यहाँ के मुख्यमंत्रियों में भी उन लोगों की जिन्होंने लंबी पारी खेली, उनके व्यक्तित्व की कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विरासत पर जब भी परिचर्चा होगी, जब भी बहस होगी, जब भी उनके योगदान के बारे में लोग जानेंगे, समझेंगे, तो अशोक गहलोत का योगदान राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या होगा? जब ये चर्चा होगी तो क्या ये सही है कि जो बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ नाराजगी या लीडरशिप जो है उसको साथ नहीं चल पाने की उनकी जो प्रवृत्ति है, जिसकी तरफ राजीव जी ने इशारा किया, जो स्पष्टता से दिखता है, क्या वो पार्टी के भीतर भी कुछ लोग इस बात को पार्टी के हित में और भविष्य में लोकसभा चुनाव ही नहीं, बाकी भी आने वाले विधानसभा 5 साल बाद भी, कोई बहुत दूर नहीं होते, 5 साल निकलते समय नहीं लगता है, तो ये चर्चाएं होती है क्या? आत्ममंथन, चिंतन? मैडम, जब चिंतन होता है वो बातें बाहर नहीं आती, पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ, स्पष्ट बता देता है, ये बातें जरूर होती है संगठन के अंदर के कैसे हुए, गहलोत साहब का क्या योगदान रहा, क्या क्या चीजें अपने साथ ले नहीं पाए जिनकी वजह से आज अपने चुनाव में पीछे रहे। ये चर्चाएं जरूर होती है और संगठन में होती रहेगी। और गहलोत साहब ने तीन बार सीएम रहे, उनके कार्यकाल का भी हमेशा जिक्र होता रहेगा। तो ये चर्चाएं जरूर होती है कि गहलोत साहब का क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने रणनीति की, कैसा उनका कार्यकाल रहा, ये चर्चाएं जरूर होती है। जी बिल्कुल। तो जो कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आने वाले समय में भी कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी। ये जो श्याम सुंदर शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी का इस तरह से कहना, पूर्व मुख्यमंत्री का, वसुंधरा राजे का इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से बचना, दोनों के व्यक्तित्व में कौन से फर्क को दिखाता है? देखिए मीना जी, अभी ये कह रहे थे कि मुझे कुर्सी नहीं छोड़ती, देखिए जनता चाहती नहीं, तो देखिए जनता ने कहा कि हम कुर्सी छुड़वा के भेज देते हैं आपको। दोनों को ही कुर्सी नहीं दी, देखिए उनको बहुमत आने के बाद भी उनकी कुर्सी तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अब कुर्सी किसी और को देंगे हम, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता बहुत हो गया यहाँ पर। लेकिन भाई को बहन के घर के मकान के सामने मकान इन्होंने दे दिया अभी। और मुख्यमंत्री जी ने 49 नंबर का मकान फिर बहन भाई के सामने आमने सामने रह गए रहेंगे, वो 13 नंबर में रहेंगे, वो 49 नंबर पे रहेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से भीमराज जी भी किसी पार्ट के हिस्सेदार हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पा रहे। अभी किसके हिस्सेदार है ये तो ये जाने नहीं, तो मैं नहीं कह रहा किसके हिस्सेदार है, मैं जानता हूँ, ये भी जानते हैं किसके हिस्सेदार हैं, इसलिए ये कह ही नहीं सकते। इनकी स्थिति वो है ही नहीं कि भाई हम उस नेता के बारे में इतना कुछ बोल सके जिससे कि वो नेता हमको कहे कि हाँ ज्यादा आ गया है, ठीक ठाक करेंगे क्या। तो ये जो कांग्रेस में प्रवृत्ति है, अशोक जी में ये प्रवृत्ति रहे कि जो अपने शत्रु को वो लास्ट तक नहीं छोड़ते हैं। वो इंजन की सीटी जोधपुर में मुरारजी जानते हुए इंजन की सीटी एक बार बोली थी, वो सीटी फिर हमेशा के लिए बुझाने का प्रयास किया अशोक जी ने। ये है उनके अंदर प्रवृत्ति है कि लेकिन अब जोधपुर में अशोक गहलोत जी का भविष्य क्या होगा? प्लीज हाँ बोलिए। मेरी दूसरी डिबेट शुरू हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। हमें भी खत्म करना है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जोधपुर में तो अभी मुख्यमंत्री के पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। अब उनका भविष्य कैसे सुधरेगा, नहीं जीतेंगे तो नहीं। गजेंद्र सिंह कितना मुश्किल है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है। बोलिए।
समय बताएगा शर्मा साहब, और कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं अभी आज का वादा कर रहा हूँ कि पार्टी बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और आप देखना समय परिवर्तन हो रहा है। चुनाव लड़ेगी? लोकसभा की बात कर रहे हैं, शुभकामनाएं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा और की किसकी बात बात कर रहे हैं? हो आप रही है, कैसी शान बातें जी। कर रहे हैं? मेरी आपको दूसरी बहुत बहुत डिबेट है। शुभकामनाएं भीमराज जी और मुराद अली जी। जंग में बने रहिए, मजबूती से कौन आता है वो देखेंगे समय के साथ। समय, काल और परिस्थिति से राजनीतिक दल और राजनेताओं के हित बदलते रहते हैं। आज की चर्चा में ये बात खास करके जो सच्चाई भी है। बहरहाल लोकसभा चुनाव लक्ष्य है, नेता प्रतिपक्ष का इंतजार अभी कुछ और करना पड़ेगा, कैबिनेट का भी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ इस तरह से राजस्थान की राजनीति के हर रंग को जानने और समझने के लिए। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।